तो हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अब वाच्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। वाक्य में क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। कर्तृवाच्य शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, अर्थात कर्ता को फॉलो कर रही है। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, वह व्यायाम कर रहा है। इसमें क्रिया वह यानी कर्ता के अनुरूप है। मैं पढ़ता हूँ, पक्षी उड़ नहीं सकते, सूर्य पूर्व में उदय होता है। इन सभी वाक्यों के अंतर्गत क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्तृवाच्य वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती है। वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वे कर्तृवाच्य वाक्य कहलाते हैं। यहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया के लिंग वचन तथा काल का प्रयोग भी कर्ता के अनुसार ही होता है तथा कर्तृवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमें क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करना है। हम क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर स्पष्ट रूप से आता है तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा क्रिया अकर्मक है। जैसे उदाहरण देखिए, नेहा निबंध लिखती है। नेहा क्या लिखती है? उत्तर मिलता है निबंध, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेहा हंसती है। नेहा क्या हंसती है? हमें स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ये अकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया आती है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें इसमें निम्न हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है तथा वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। मुख्य क्रिया कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक होती है। जैसे उदाहरण देखिए, रीना द्वारा गीत गाया गया। रीना द्वारा क्या गाया गया? गीत गाया गया कर्म है, क्रिया सकर्मक है तथा यहाँ पर गीत यानी कर्म के अनुसार क्रिया आई है तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। रोगी को दवाई दे दी गई। दवाई स्त्रीलिंग है और दवाई के अनुसार ही एक वचन है। दवाई के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। दवाई यहाँ पर कर्म है, अतः ये कर्मवाच्य का वाक्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्रिया ने कर्म का अनुसरण किया है। कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य के बाद आता है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। वाक्यों में पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। अर्थात भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है।
क्रिया की निर्भरता हमेशा भाव पर रहती है। उदाहरण देखिए, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, मुझसे अब नहीं चला जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में भाव प्रधान है, भाव के अनुसार क्रिया आई है, अतः ये सभी उदाहरण भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। अर्थात विवशता अथवा असमर्थता प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।